रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, ये मान लेते हैं ये ऐसी सतह है जो दो माध्यम को अलग करती है, जिसमें पहले वाले को मीडियम फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं और दूसरे वाले को मीडियम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। ये ऐसा सतह है कि लाइट को एक सतह से, जैसे एक माध्यम से जब आ रही होगी तो दूसरे माध्यम में जाने का अलाउ करती है। तो ऐसा सतह ही है, यानी हम इसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। यानी प्रकाश इस साइड से आए तो दूसरा साइड में ये पास कर जाएगा। तो एक लाइन नहीं है, एक प्रकार का इस तरह का ये सरफेस होगा। तो अपवर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि प्रकाश को जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन वो क्या हो गया कि नॉर्मल से दूर हट गया। ये भी हो सकता है कि जब प्रकाश को आ रहा था ऐसे, जा रहा था इसको सीधा ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ ये बेंड भी कर सकता है। ठीक है, दो घटनाएं घट सकती है। तो इसमें अगर हम इसको μ1 मान रहे हैं, इसको μ2 मान रहे हैं, तो ये नॉर्मल से दूर तब हटती है जब μ2 छोटा होता है μ1 से। यानी ऊपर वाला ज्यादा है अपवर्तनांक और नीचे वाला का अपवर्तनांक कम है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसे सघन कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे रेरर कहते हैं, विरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जा रहा था लेकिन नॉर्मल की तरफ ये बेंड किया, इसका मतलब है कि μ2 ही यहाँ पर ज्यादा होगा μ1 से। इसका मतलब ऊपर में हो गया विरल और यहाँ पर ये नीचे में हो गया सघन। लेकिन यहाँ पर ऊपर हो गया सघन डेंसर और नीचे में हो गया विरल। तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है, जिसमें एक नियम प्रकाश का प्रवर्तन वाला ही है। सिर्फ इसमें फर्क इतना आ जाएगा कि बोला जाता है इसमें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया क्या आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल यानी अभिलंब, और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब एक ही समतल में होते हैं। ये होता है पहला रूल। ये एंगल को हम लोग आई बोलेंगे और इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। इस एंगल को बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण, आपतन कोण, ये होता है। तो सेकेंड रूल पर यहाँ पर देखेंगे, सेकेंड रूल जिसे हम लोग स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये μ1 था और इसका μ2 है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर μ1 छोटा है μ2 से, इसका मतलब ऊपर विरल होगा, नीचे में सघन होगा। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल हम यहाँ ले रहे हैं और ये हो गया आपतित किरण, तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या होगा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, बेंड कर जाएगा। ये इंसिडेंस एंगल आई और इस रिफ्रैक्शन एंगल आर। तो यहाँ पर आप याद रखना है कि स्नेल्स लॉ ये कहा जाता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल
और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को यहाँ पर लिखा जाता है म्यू। लेकिन याद रहे म्यू जो होता है ना वो डेंसर का ऊपर में होता है और नीचे में होगा रेयर का। कब? जब हम यहाँ पर रेयर लेंगे आई वाला में। तो ऐसे से ज्यादा बेटर याद रखने का ये होता है कि जिस माध्यम का एंगल ले रहे हो उसी माध्यम का रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेना है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू1 साइन आई, जिसका म्यू उसी का साइन एंगल, ये बराबर होगा किसके? तो जिसका म्यू और इसमें साइन एंगल आर। इसी प्रकार से और भी अगर यहाँ पर होता कि यहाँ पर अगर लाइट इधर चला जाता मान लिया जाए और ये एंगल बनाता मान लिया जाए आर डैश और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता म्यू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि जिसका म्यू उसी का साइन एंगल, सारे के सारे बराबर हो जाते। तो ध्यान में देना है ये चीज कि लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ में कि जिसका म्यू उसी का साइन एंगल बराबर होगा, दूसरे माध्यम में जिसका म्यू लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन एंगल बराबर होगा, और फिर लेंगे म्यू तो उसी में साइन एंगल जितना आएगा उसका बराबर होगा। ये स्नेल्स का लॉ है। याद रखने के लिए क्या था कि अगर विरल से सघन में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, ये याद रखना है। फिर एक फॉर्मूला हम पहले भी दे चुके हैं, ये फॉर्मूला है कि अगर प्रकाश विरल से सघन में आती है तो प्रकाश की चाल कम जाता है, तो स्पीड क्या होता है c/μ। ठीक है, जैसे सघन में आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ जाएगा तो पूरा वैल्यू घट जाएगा, मतलब भी घट जाएगा। तो जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे भी घटेगा, तो सघन में जाने से स्पीड घटता है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है एक रिलेशन। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर, कहाँ से लाइट आ रहा है उस सोर्स पर डिपेंड करेगा, यानी ये कांस्टेंट होगा। तो स्पीड है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। इसका मतलब है कि यहाँ से जब देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी लैम्डा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा म्यू का, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो वेग में अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि वेग में वृद्धि अगर हो जाएगी तो लैम्डा में भी वृद्धि, वेवलेंथ में वृद्धि हो जाएगी। अगर ये कम जाएगा तो ये भी कम जाएगा। तब बताइए सघन में स्पीड कमा तो वेवलेंथ भी कमेगा, विरल में स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में आता है कि पूछा जाता है कि पानी का अपवर्तनांक निकालें ग्लास के कांच के रिस्पेक्ट में। तो पूछा जाएगा अगर कि अपवर्तनांक बताइए वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो किसका पूछा जा रहा है? वाटर का। तो जिसका पूछा जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे जाए उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। पूछा जाएगा उसको ऊपर और जिसको निकालना रहेगा उसको नीचे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, म्यू किसको निकालना था? वाटर का। तो इधर किसके रिस्पेक्ट में जिसको निकालना था वो आगे रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है, अब इसी को अगर मान लिया जाए कि हमको लिखना है पलट करके कि गिलास यहाँ पर वाटर यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिलास यहाँ पर वाटर यहाँ, कब? जो इसको 1/2 करेंगे तो ऐसे भी आपको चाहिए अगर यहाँ पर कि गिलास बटे वाटर, तो क्या करोगे? इसको पलट दोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि वाटर बटे क्या हो जाएगा? गिलास। ठीक है, इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं है। खाली इतना याद रखना, जिसको निकालना है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको नीचे लिखना होता है। अब है क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यमों का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसे करके माध्यम बांटा हुआ है, ये μ1 और ये μ2 और ये μ3, यहाँ पे नॉर्मल ले रहे हैं। लाइट ऐसे आया, अब लाइट मान लिया कि ऐसे मुड़ गया, जाना चाहिए था इसको सीधा, फिर से यहाँ आया और फिर से क्या हो गई? इस प्रकार से मुड़ गया, जाना चाहिए था इसको ऐसे। तो यहाँ पर अगर θ1 माना जाए और यहाँ पर θ2, तो बताइए तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा? तो देखिए अगर दो समांतर रेखा हो और एक लाइट ऐसे हो जाए
तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला नॉर्मल दोनों ये पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बताइए यहाँ पर भी क्या होगा θ2 और ये वाला को मान लेते हैं θ3। तो स्नेल्स लॉ भी बताएं कि जिसका म्यू लेंगे उसी का साइन एंगल लेते हैं, बराबर होता है जिसका म्यू लेते हैं उसी का साइन एंगल से, और फिर बराबर होता है जिसका म्यू उसी का साइन एंगल से। तो अब अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि अगर ये दोनों समांतर हैं और साथ ही साथ ये दोनों अगर बराबर हैं μ3 = μ1, तो पूछा जाएगा क्या ये किरणें दोनों पैरेलल होगा या नहीं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर μ3 बराबर करेंगे ये वाला कि μ3 अब न रख कर क्या हो जाएगा μ1 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो μ1 खत्म। तो यहाँ से sin θ1 = sin θ3, मतलब क्या हो जाएगा θ1 = θ3। जैसे दोनों एंगल बराबर हो गया इसका मतलब कि ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल। तो सेम माध्यम में अगर माध्यम का जो बाउंड्री है अगर पैरेलल हो तो सेम माध्यम में आने के बाद लाइट का जो किरणें हैं जो दिखाते हैं वो हमेशा पैरेलल हो जाता है। चलिए आगे। यहाँ पर जैसे ये मान लिया जाए कोई अपवर्तक सतह है और कोई वस्तु है यहाँ पर नीचे में h गहराई पर, लेकिन आदमी इसको देखना चाहता है तो आधी लाइट यहाँ से निकलेगा। और जानते हैं कि पानी अगर नीचे में है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो ये सघन हो गया और ये विरल, तो सघन से विरल में जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगा, तो दूर हट गया। तो आंख जब यहाँ पर है तो आंख को क्या प्रतीत होगा, आंख को यह प्रतीत होगा कि लाइट सीधे सीधे आ रहा है, सामने से आ रहा है और आंख को लगेगा कि वस्तु यहाँ पर है। इसे हम लोग कहते हैं अपैरेंट यानी आभासी वस्तु और इसे बोलते हैं रियल। तो आपसे क्वेश्चन जो है ये कितना शिफ्ट हो गया इसको निकालना पूछेगा, लेकिन सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका अपैरेंट हाइट कितना रहा। अपैरेंट मतलब जो नया वाला जो लगा है कि अब हमें इतना दूरी पर है इसका वैल्यू कितना है। तो ध्यान देना है h बराबर क्या होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर का 1 मान ले और इसका वाटर का अगर म्यू मान लेते हैं तो याद रखना ये वैल्यू घट गया कि बढ़ गया, तो वैल्यू घट गया। इतना बड़ा हाइट था, हाइट का हो गया छोटा, तो क्या करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसे डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा अपैरेंट हाइट यानी अपैरेंट डेप्थ। अगर आपको शिफ्ट निकालना ये वाला कितना होगा तो ये बड़ा वाला h मतलब इस h में से h डैश को घटा देंगे तो हमारा शिफ्ट टोटल कितना निकल जाएगा। तो h में से h डैश घटाना पड़ेगा, तो h कितना है h ही है और इसका h माइनस म्यू, h कॉमन लेंगे तो 1 - 1/म्यू होगा। इतना से ये शिफ्ट कर जाएगा। तो ये देखते होंगे कि पानी अब बाल्टी में अगर कोई चीज अगर रख दिया बॉटम पे तो लगता है कि वो नीचे नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें इस आधार पे ये है आभासी और ये क्या है रियल, मतलब शुरू का। तो पूछा जाएगा अगर अपवर्तनांक, तो अब अपवर्तनांक निकालना चाहोगे तो ऊपर जाएगा, h डैश कहाँ आएगा नीचे, तो h/h डैश। इसका मतलब जो फॉर्मूला मिल जाएगा वास्तविक गहराई और बटे हो जाएगा आभासी गहराई। याद रखना है कि अपवर्तनांक बराबर होता है रियल गहराई मतलब वास्तविक गहराई और बटा में क्या होगा आभासी गहराई। तो ये दूरी कम हो गया, कम क्यों हो गया, हम यहाँ पर देख रहे थे कि जैसे ही हम लोग बाहर से देखते हैं विरल से सघन में देखते हैं तो जो वस्तु सघन में रहती है वो थोड़ी सी नजदीक नजर आने लगता है। ठीक है, ये केस। दूसरा केस इसमें कि कोई पानी में से रह करके और ऊपर वाले वस्तु को देखना चाहता है तब स्थिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर सतह ले लेते हैं और कोई वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ पर है इसको से लाइट निकलेगा। अब ये कहाँ जाएगा तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन सघन में जाने से लाइट थोड़ा सी बेंड कर जाएगी और आंख किसी का यहाँ पर है। जब आंख यहाँ पर है तो इसको नजर आएगा यहाँ पर, तो दूरी क्या हो गया बढ़ गया।
सबसे पहले एच इतना था, लेकिन अब हमारी एच डैश इतना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू संकर का, और इसका म्यू बराबर 1। तब हमारा एच डैश का जो वैल्यू मिलेगा ये बढ़ गया कि छोटा हो गया, तो बढ़ गया तो इसको मैं म्यू से एच से गुना कर देंगे। तो पूछेंगे कितना बढ़ गया, तो इतना में से इतना घटा देंगे, यानी एच डैश में से एच घटा देंगे, तो एच डैश के जगह पर कितना म्यू एच में से एच घटा देंगे, एच कॉमन, तो म्यू माइनस 1। कितना से ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो ये शिफ्टिंग भी यहाँ पर निकल चुका था, कितना से बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर हम म्यू निकालना चाहते हैं, एच कहाँ आएगा, नीचे, यानी एच डैश बाई एच, यानी यहाँ पर होगा आभासी माने ऊंचाई और बटे वास्तविक ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर क्या देखे थे पिछले बार में, जब विरल से सघन में देखा जा रहा था तब म्यू का वैल्यू निकल रहा था रियल बटे वर्चुअल, लेकिन यहाँ पर अगर सघन से देखा जा रहा है विरल में तो हो रहा है वर्चुअल बाई रियल। चलिए अब आता है क्रांतिक कोण का मान। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये नाम ही है क्रांतिक, क्रिटिकल, क्रिटिकल कंडीशन, कि जैसे ही अगर उस एंगल से क्रिटिकल, उस एंगल से अगर कम लेंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर उस एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल लेकर के इंसिडेंट करवाया जाए तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर 3 केस लेते हैं, तीनों में ये ले लेते हैं नॉर्मल, और एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं इधर पे, और ये तीनों का सिचुएशन बराबर ले रहे हैं। ये चीज अगर इस लाइन से थोड़ा सा अगर कम एंगल लेकर के इंसिडेंट करवाएंगे तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नॉर्मल से बेंड करेगा, क्योंकि नीचे में क्या है, सघन है, और ऊपर में क्या है, बड़ा, मतलब छोटा, नीचे में बड़ा, तो सघन से विरल में जा रहा है उस केस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर इसी लाइन पर जैसे हम लाइट को दर्शाते हैं तो जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ये वाला भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते ये सरफेस के सतह के समांतर चला जाता है। तो इसी एंगल को हम लोग थीटा सी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन अगर इस एंगल से थोड़ा सा अगर ज्यादा एंगल भी दे दिया तो ये लाइट ऊपर ना क्रॉस करके अपने ही माध्यम में लौट आती है। तो जानते हैं जब प्रकाश जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आई लेंगे और ये वाला क्या था, थीटा सी, यहाँ पर लेंगे आई और ये क्या था, थीटा सी, तो देखे थे रिफ्रैक्शन तब हो रहा था जिसमें आई छोटा था, थीटा सी बड़ा था। यहाँ पर ग्रेजी मतलब सतह के तब जा रहा था जब थीटा सी के बराबर हमने क्रिटिकल एंगल को दिया। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू थीटा सी से बड़ा ले लिया उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो क्रांतिक कोण का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और हम लोग इसको मान लेते हैं μ1, इसको क्या माना μ2। स्नेल से लगाएंगे तो क्या मिलेगा, जिसका म्यू उसी का साइन एंगल, तो ऊपर वाला का मिल गया μ1 और साइन एंगल 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर चलेंगे नीचे में तो μ2 तो रहेगा और साइन कितना थीटा सी, इसका वैल्यू 1 होता है तो μ1 और नीचे आएगा μ2, तो यहाँ मिलेगा साइन थीटा सी, तो यहाँ से थीटा सी इज इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। अगर यही विरल का वैल्यू 1 माना जाए एयर के लिए और नीचे जो μ2 उसका अगर म्यू माना जाए तब यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, थीटा सी का वैल्यू, क्रांतिक कोण का मान। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहता है और उसमें उसका आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर ले लेंगे तो उस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आता है प्रिज्म पे। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, इसका शेप बहुत तरह का होता है लेकिन हम लोग ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म पढ़ते हैं, जिसमें प्रिज्म होता है इस प्रकार का।
ठीक है, इसमें 5 सतह होगा जिसमें 2 ट्रायंगुलर, ये वाला दोनों ट्रायंगुलर होगा, और ये पीछे वाला रेक्टेंगुलर, और ये नीचे वाला भी रेक्टेंगुलर, और ये सामने वाला भी होता है रेक्टेंगुलर। तो 3 रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। ये बनता कैसे है? अगर कोई आयताकार है या घनाभाकार, अगर कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी चीज है, इसको क्या करते हैं कि बॉडी डायगोनल, जैसे इसके बॉडी डायगोनल ये वाला होगा, यहाँ पर एक दीवार खड़ा कर दिया जाए, तो ये 2 भाग में बट जाएगा। तो दोनों भाग एक दूसरे को क्या कहलाएंगे? प्रिज्म कहलाएंगे। तो जैसे ही बटेगा तो इसमें 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल आएगा, तो इसमें 5 सतह से मिलकर प्रिज्म बनता है। तो लेकिन हम इसको सामने से देखते हैं तो सिर्फ हमको ये ट्रायंगुलर ही दिखाई देता है, ट्रायंगल के आकार का। तो हम लोग प्रिज्म को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर लाइट हम इस प्रकार से दिए और ये क्या हुआ कि बेंड करने के बाद लाइट ऐसे गई और फिर से लाइट ऐसे निकल गई, तो इस केस में 2 सरफेस हमने यूज किया, एक तो ये सरफेस और दूसरा ये सरफेस। तो जो 2 सरफेस को यूज करते हैं उसके बीच के कोण को कहते हैं प्रिज्म का कोण, जिससे हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस और ये सरफेस यूज करते तो ये वाला को कहते हैं मतलब प्रिज्म का कोण, लेकिन यहाँ पर यूज किए ये दोनों को, तो ये होगा प्रिज्म का कोण, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आता है विचलन कोण। विचलन कोण होता कितना है? तो जाना चाहिए था इसको इधर और इसको जाना चाहिए था इधर। तो टोटल एक तो पहले वो इतना घुमा और दूसरे वो इतना घूम गया, एक टोटल कितना घूम गया? तो टोटल कहेंगे कि पूरा इतना घूम गया। और ये कितना होगा? तो इसको डेल्टा 1 बोलेंगे, इसका डेल्टा 2, और टोटल डेविएशन होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हम लोग को निकालना है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, यानी सबसे कम डेविएशन कब होगा। तो चलते हैं, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये होता है कि अगर कोई लाइट यहाँ पर ऐसे दे तो ये इसके पैरेलल हो जाता है ये लाइट, ठीक है, और उसके बाद ये लाइट ऐसे निकलता है। इस केस में मिनिमम डेविएशन होता है। इस केस में यहाँ पर एंगल को आई बोल देंगे, तो इस यहाँ पे इमर्जेंस एंगल को ई बोलते हैं। यहाँ पर होगा आर और यहाँ पर होगा आर, यहाँ पर दोनों बराबर होगा, ये भी दोनों बराबर होगा। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जनरल प्रिज्म लेकर के यहाँ पर कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मिनिमम डेविएशन पे। जैसे यहाँ पर एक लाइट ऐसे आया, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन बेंड किया ऐसे, और अब ये बेंड कर गया ऐसे। ठीक है, जिसमें नॉर्मल कौन सा है? तो नॉर्मल ये वाला है, और ये वाला भी क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव, इसलिए इसको आर मान लेते हैं। और इस सरफेस के लिए इंसिडेंस होगा, इसको आर डैश मान लेते हैं। प्रिज्म का एंगल कितना है? ए। जब ये नॉर्मल तो ये वाला भी पूरा पूरा क्या होगा? नॉर्मल, और यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? नॉर्मल। इसको इंसिडेंस एंगल आई और इसका इमर्जेंस एंगल ई। तो अब थोड़ी सी बात यहाँ पर आते हैं रिलेशन निकालने के लिए। देखिए, ये एक चतुर्भुज होगा ये वाला, जिसमें ये 90 और ये 90, टोटल कितना? 180। जो 180 निकल चुका है, तो चतुर्भुज में चारों कोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना? 360। तो ई वाला और ई वाला 180 हो गया, तो 180 हटा देंगे, तो दोनों मिला के कितना चाहिए था? 180। यानी ये वाला का वैल्यू हमारा मिल जाएगा 180 माइनस ए। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए था, यानी 180 में सब ए को क्या कर दिए? घटा दिए, यही बचेगा। अभी ट्रायंगल बन रहा था, तो ट्रायंगल में अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमें मिल प्राप्त होता है 180 डिग्री, कट जाएगा। तो यहाँ से आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितना? ए के बराबर। अब दूसरी बार डिविएशन देखते हैं, टोटल डिविएशन कितना होता है। एक डिविएशन याद रहेगा, आर प्लस आर डैश बराबर क्या मिल गया? ए। अब टोटल डिविएशन, तो सबसे पहला डिविएशन इतना हुआ डेल्टा 1। तो सोचना ये है, ये अगर पूरा पूरा जाता और ये पूरा होता तो ये आई था, तो पूरा पूरा आई होता। लेकिन हमको ये निकालना छोटा सा, तो पूरा में से एक का कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको डेल्टा 1 बराबर मिलेगा आई माइनस आर। इसी प्रकार से अगर ये पीछे अगर यहाँ तक जाता तो या तो छोड़िए, या अगर ये वाला लाइट ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो ये छोटा वाला है आर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि डेविएशन हो गया इतना, तो ये निकालना है। तो ये बड़ा वाला ई में छोटा वाला आर को क्या कर देंगे? घटा देंगे।
आर डैश। हमें चाहिए टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 आई माइनस आर और डेल्टा 2 ई माइनस आर डैश। यहाँ से आई प्लस ई लिख देंगे और दोनों में कॉमन था तो माइनस आर प्लस आर डैश। यहाँ से आई प्लस ई और आर प्लस आर डैश को क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये था टोटल डेविएशन, ठीक है, ये था टोटल डेविएशन। लेकिन अब हम लोग को निकालना है मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन में अगर देखेंगे तो इसका कंसेप्ट क्या है कि इसमें लाइट अगर ऐसे देते हैं तो ये सीधा इसके पैरेलल हो जाएगा और लाइट ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा, इस केस में आई और इस केस में ई दोनों यहाँ पर बराबर होंगे, पहला। दूसरा आर और आर डैश भी क्या होंगे, बराबर होगा। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू है कितना मिल जाएगा, 2r। जैसे ही 2r मिलेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r का वैल्यू कितना होगा, a/2। डेविएशन पे अगर चलते हैं तो कितना आया था, i प्लस e माइनस ए आया था। तो i के जगह पे हम e की जगह पर i रखते हैं तो i प्लस i और माइनस ए, यानी यहाँ से 2i माइनस का लिख सकते हैं 8, किसके बराबर, डेविएशन बराबर। तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर i निकालने के लिए बोलेंगे तो a को इधर लाएंगे, तो यहाँ से 2i बराबर होगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए। यहाँ i बराबर मिल जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस में a/2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे इतना याद रखना है। हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्नेल लॉ का यूज करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका 1 मान लेते हैं। तो जिसका म्यू उसी का साइन एंगल आई और बराबर होता है जिसका म्यू उसी का साइन एंगल आर। साइन आई के जगह पे कितना रख देंगे, डेल्टा मिनिमम और प्लस a/2 और यहाँ से होगा म्यू, ठीक है। और साइन आर के जगह पे कितना है, a/2। हमको चाहिए यहाँ से म्यू, तो यहाँ से म्यू चाहिए तो इसको काट करेंगे नीचे। तो यहाँ से अगर म्यू चाहिए तो लिखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और नीचे में होगा साइन a/2। कब जब फ्रिज में यहाँ पर थीन नहीं है, तब फ्रिज में जो फ्रिज में वो थीन नहीं है, पतला नहीं है। पतला रहता तो एकदम नजदीक आ जाता। जब नजदीक आ जाता है, जब थीन फ्रिज में लेकर चलेंगे, अब फ्रिज में बहुत पतला हो जाए तो हम लोग साइन x को हम लोग x ले देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन हट जाएगा, क्योंकि ये वाला हट जाता है जब ये छोटा होता है उसके लिए। जब हट जाएगा तो हमारे पास आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 और यहाँ से आएगा a/2, क्योंकि साइन खत्म। तो 2 से 2 कैंसिल, इसको भेज देंगे ऊपर तो आएगा म्यू ए और बराबर डेल्टा मिनिमम और प्लस में ए। निकालना अगर ये है तो ए को इधर भेजेंगे तो म्यू ए माइनस ए किसके बराबर, डेल्टा मिनिमम बराबर। तो इस प्रकार से अगर म्यू -1 हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। ये कब यूज करेंगे, जब थिन प्रिज्म हो, प्रिज्म अगर बहुत पतला हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या था, मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम प्रिज्म का ऐसे निकालते हैं। अब है प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। जानते हैं कि अगर प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो प्रकाश 7 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा सोचे कि अगर ये श्वेत प्रकाश है तो यहाँ से ये 7 भाग में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और फिर और जाते हुए और ये बढ़ जाता है। जिसमें ये होता है भीव गियोर बैजानी हप्पी नाला, जिसमें सबसे कम मुड़ता है कौन, रेड। जो सबसे कम वही मुड़ता है जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जल्दी निकल जाता है। इतना जल्दी निकल जाता है कि थोड़ा सा ही मोड़ पाता है प्रिज्म, ज्यादा नहीं मोड़ पाता। अगर धीरे चलता तो उसको पूरा मोड़ देता। तो इसका सबसे कम जो मुड़ा कौन मुड़ा, रेड, इससे इसका स्पीड ज्यादा था। तो पूछा गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है जो सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसलिए बैगनी का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, याद रखना है, ठीक है।
वेवलेंथ सबसे ज्यादा ऊपर का और सबसे कम नीचे का, इस प्रकार से वेवलेंथ बढ़ते जाती है। अब आता है कि कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के रंग हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम कोई चीज दूसरे कलर बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम एक श्वेत प्रकाश डालें और ये क्या कर लिया, श्वेत प्रकाश जैसे इस पर डाले और ये मान लिया जाए कि 7 कलर जिसको इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसको ये क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ से रिफ्लेक्ट किया ऑरेंज कलर को। कौन, बोर्ड। मान लिया जाए जब बोर्ड ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारे आंख पास कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज। तो हम बोलेंगे कि इसका कलर इस सब्जेक्ट का ऑरेंज है। ठीक है। ब्लैक कोई भी चीज हमें नजर क्यों आती है, क्योंकि जो भी लाइट उस पर पड़ती है, ये नजर ब्लैक क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी लाइट इस पर पड़ा ये ब्लैक कलर से क्या करता है कि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और कोई भी लाइट को पहुंचाया नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं किया। जब रिफ्लेक्ट नहीं किया हमारे आंख पास नहीं पहुंचा, जब नहीं पहुंचा तो नहीं दिखाई दिया, तब हम बोलते हैं कि वहां पर कोई चीज नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, तो बोल देते हैं कि वो ब्लैक है, क्योंकि बगल से लाइट आ रहा है लेकिन उस जगह से लाइट हमारे आंखों में नहीं प्रवेश कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि वहां पर ब्लैक है। ठीक है। अब आता है मूल या प्राथमिक वर्ण क्या होता है। तो देखते हैं कि 2 कलर को मिलाते हैं तो तीसरा कलर का निर्माण होता है और अगर 7 कलर को मिला देते हैं तो प्राप्त हो जाता है व्हाइट। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ 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 6 रहता है। इसमें लाल, रेड या तो लाल बोल देते हैं, लिखते हिंदी में लाल, पीला, नीला, नीला, सॉरी यहाँ नीला नहीं होना चाहिए, नीला यहाँ पे नहीं, हरा होगा, यहाँ पर नीला होगा, यहाँ पर सियान होगा मतलब काला, ठीक है, वहां पे होगा आपको मैजेंटा। जब सबको मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, उजला, व्हाइट। लाल और हरा को मिलाएंगे पीला बनेगा, हरा और नीला को मिलाएंगे सियान मतलब ब्लैक हो जाएगा, और नीला और लाल को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, मैजेंटा। और सारे को अगर एक मिला के घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर। तो द्वितीयक रंग किसको कहते हैं, ये सब प्राथमिक वर्ण है। वर्ण मतलब जो कलर है प्राथमिक कहलाता है, जब तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, कोना पर है। लेकिन जो दोनों को मिलाने से प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। याद रखना, प्राथमिक में लाल, हरा, नीला और आपको द्वितीयक में पीला, सियान और मैजेंटा होगा। ठीक है, याद रखना। क्या बोले, लाल, हरा, नीला प्राथमिक होगा, पीला, सियान और मैजेंटा द्वितीयक होगा। संपूरक वर्ण किसको कहेंगे, तब बोला जाता है कि जब कोई भी 2 रंग है, अगर इसको मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त मतलब बन जाए श्वेत कलर, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक रंग हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स था उसको हम लोग क्वेश्चन के आधार पर देख लेंगे। यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसे आप लोगों को पढ़ करके आना है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है बनाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से